हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी की पूरी यूनिट इसके साथ अटैच करूंगा। ठीक है। तो बेसिकली जो आपकी बुक में चैप्टर का नाम दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। द नेम ऑफ द यूनिट इज प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो ये जो यूनिट है इसका नाम है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस यूनिट के अंदर, ठीक है, इस यूनिट के अंदर हमारे पास 3-4 चैप्टर हैं बच्चों। एक है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ठीक है। फिर है हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ये ध्यान रखना, मैं इसको एक ही चैप्टर का नाम दे रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर ही हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। हालांकि मेरा जो थंबनेल होगा उसके ऊपर मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को मेंशन करता जाऊंगा जो उस वीडियो में होगा। ठीक है। तो नेम ऑफ द यूनिट इज प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास चैप्टर है जिसको हमें कवर करना है। ठीक है। सबसे पहले बेटा, प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए जो कंसेप्ट यूज होता है उसको हम पढ़ने वाले हैं, विच इज कॉल्ड परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये कंसेप्ट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास 11-12 में मैथ्स नहीं थी, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जिनके पास थी 11-12 में मैथ्स, उन्होंने 11 चैप्टर में एक चैप्टर पढ़ा हुआ है 11-12 क्लास में, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सारे कंसेप्ट तो हमारे प्रोबेबिलिटी में यूज होते हैं। तो अगर आप स्किप करके चलोगे इस टॉपिक को, तो ये आपके लिए बड़ा, कहते ना कि बड़ा मतलब दुख का कारण बन जाता है। आपको समझने की कोशिश करोगे, आपको समझ नहीं आएगा, तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता। मैथ्स में जहां आपको ये लगा ना कि अब मेरे को रट्टा मारना पड़ रहा है, वहां पे फिर आपको मतलब आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है और आपके लिए मैथ्स बड़ी डिफिकल्ट बन जाती है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि भैया ये टॉपिक को समझो, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। राइट। ये इसी यूनिट का पहला टॉपिक मान लो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है। सर परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन हम पढ़ रहे हैं। परमुटेशन होता है वेयर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, वेयर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भैया आपका जो एटीएम का पिन नंबर है वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल एटीएम का पिन नंबर है 1234। ठीक है। अब अगर आप एटीएम पे गए और आपने नंबर डाला 4123, तो क्या ये आपके पैसे निकलेंगे? क्या वो एटीएम मशीन आपके इस पिन को एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि सर मैं तो सारे नंबर वही डाल रहा हूं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। बट क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है ना, उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब वो पिन एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो मैंने आपको समझाया ऑर्डर कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट होता है। तो जहां जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं, उसमें यूज करते हैं परमुटेशन। उसमें यूज करते हैं बच्चों परमुटेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे एक स्टेट का नाम है गोवा। ठीक है। अब ये गोवा में 3 लेटर आ रहे हैं। अब मुझे, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भैया इन 3 लेटर से
ठीक है, आप कितने नाम बना सकते हो, कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकते हो। तो मैं इधर लिख रहा हूं GOA, ठीक है। अगर मैं जी को आगे रखूंगा तो यही बन सकता है, यही ऑप्शन है। अगर मैं ओ को आगे रखूंगा तो OAG और OGA। अगर मैं ए को आगे रखूंगा तो AGO AOG। अब मुझे आप बता दो कि भैया और कितने ऑप्शंस बन सकते हैं हमारे पास। सर इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बन सकता, आप ट्राई कर सकते हो। तो हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? देयर आर 1 2 3 4 5 6। तो मेरे पास 6 डिफरेंट वर्ड्स बने। तो भाई परमुटेशन में हम कैसे निकालते हैं? मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 3। टोटल कितने हैं? 3। और कितने यूज कर रहा हूं? 3। तो हम ऐसे लिखते हैं 3P3, ठीक है। 3P3, 3 ऊपर इधर आएगा सर पे, थोड़ा लेफ्ट साइड में, और ये वाला जो 3 है ये पैरों की तरफ आएगा राइट साइड में। समझ आ रही है? तो सर ये एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ परमुटेशन का, ठीक है। परमुटेशन का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे परमुटेशन का फॉर्मूला ले रहा हूँ, NPR होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NPR। N होता है कि कितने आपके पास ऑप्शंस थे, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। तो भैया गोवा में 3 मेरे पास ऑप्शन थे, 3 इधर आएगा। और मेरे को कितने नाम का लेटर बनाना है? सर 3 का ही बनाना था, क्वेश्चन में यही बोला था। तो आर भी मेरे लिए, आर मतलब टेकन एट ए टाइम, कितने हमें एक बार में लेने हैं। इधर कितने हमारे पास टोटल अवेलेबल है, कितने एक बार में लेने हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो ये क्वेश्चन जो मेरा है इसमें 3 टोटल अवेलेबल हैं और 3 मुझे लेने हैं। तो इसका फॉर्मूला, मतलब ये मेरा क्वेश्चन हुआ, मैं इसका फॉर्मूला बता रहा हूं। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल। ये जो सिंबल होता है फैक्टोरियल होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। क्या होता है बच्चों? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। बट इसको यूज करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा, इसको यूज करने से पहले बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। इधर देखो, अगर मैं लिख रहा हूं 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल मतलब ये 1 तक जाता है। सर अगर ये 10 फैक्टोरियल होता, हाँ, तो इसका मतलब यही होता है 10 इंटू 9 इंटू चलता रहता, चल मैं डैश डैश डाल देता हूँ, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये ऐसे लास्ट तक जाता। समझ आ रही है? ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। सर अगर हम ऐसे लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से फैक्टोरियल काट दिया, 5 2 10, तो ये कट के 2 बच गया, तो ये ऐसे नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग। समझ आ रही है? ठीक है बेटा। अच्छा, फैक्टोरियल में और क्या है? सपोज मेरे पास है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 10 वाले को थोड़ा खोलो, 10 इंटू 9 इंटू 8, नीचे भी 8 है ना, तो 8 फैक्टोरियल पे ब्रेक मार सकते हैं, ठीक है बेटा। 8 फैक्टोरियल पे ब्रेक मार सकते हैं। नीचे क्या हो गया? 8 फैक्टोरियल। मैं कहीं भी ब्रेक मार सकता हूँ, ब्रेक मैं कहीं भी मार सकता हूँ। अगर सपोज 100 फैक्टोरियल है तो जरूरी नहीं मुझे 1 तक लेके जाना है, मैं उसको लिख सकता हूँ 100 इंटू 99 फैक्टोरियल। थोड़ा और आगे लेके जाना है तो मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल। समझ आ रही है? जैसे ये नीचे 8 था, तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट सकता है। तो इसका आंसर आ गया 10 9 90। दिस वाज द आंसर। तो फैक्टोरियल का मतलब आप समझ गए होंगे, बट ये सब नहीं होता फैक्टोरियल में, और ये भी नहीं होता। अगर मैं आपसे बोलूं 10 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल, तो क्या इसका आंसर 2 फैक्टोरियल होता है? नहीं भाई। समझ आ रही है? ये सब चीजें नहीं होती। तो फैक्टोरियल का मतलब मुझे उम्मीद है आपको आ गया होगा। और फैक्टोरियल में एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है क्या होती है? 1 होती है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1। और सर 1 फैक्टोरियल, भाई 1 को खोलूंगा तो 1 ही आएगा। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1। सर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1, दैट इज 2 1 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 6, 6 2 1 1। समझ आ रही है? 6 आ गया इसका आंसर, ठीक है। बट 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1। और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? वो तो 1 तक ही जाएगा, तो 1 तो खुद ही है, तो 1। समझ आ गई? सर 0 की 1 क्यों नहीं होता? 0 की फैक्टोरियल की वैल्यू 0 क्यों नहीं होती? क्योंकि भाई लास्ट टर्म ही 1 होता है, तो 1 तक ही रोक देते हैं उसको, ठीक है।
तो भाई परमुटेशन कहाँ यूज होता है? जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। समझ आ रही है? तो ये मैंने गोवा का एक एग्जांपल दिया। अब इसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं, इसमें हम अपना फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मेरा इस क्वेश्चन में मेरे पास एन कितना था, कितने ऑप्शन थे? 1 2 3, तो एन 3 हो गया। पी, पी मतलब परमुटेशन 3, और कितने मेरे को एक बार में यूज करने थे? सर 3 ही यूज करने को बोले थे, तो ये 3 हो गया। इसका फॉर्मूला हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन, ये एन 3 है तो 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया बेटा 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, और ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया 6। इसीलिए मेरे पास 6 ऑप्शन आए थे, देख है ना, 1 2 3 4 5 6, इसलिए मेरे पास 6 आंसर आए थे। ये मैंने किससे निकाला? ये तो मैंने करके भी दिखाया, बट अगर फॉर्मूले से निकालूंगा तो मैं बता दूंगा कि भैया 6 ऑप्शन है। समझ आ रही है? अगर मैं आपसे ये बोलता हूं, ठीक है, कि जैसे राहुल है, ये एक नाम है, ठीक है, अब कितने इसमें ऑप्शंस हैं? सर सर अगर मुझे 3 लेटर से मुझे कोई नाम, मतलब डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, इसमें से 3 यूज करने हैं, तो बताओ कैसे बताओगे? सर टोटल कितने ऑप्शंस हैं? 5, 1 2 3 4 5, कितने यूज करने हैं? आर, आर होता है कितने यूज करने, टेकन एट अ टाइम, और एन का मतलब टोटल ऑप्शंस अवेलेबल। भैया इसी में से यूज करना है ना, मैं आर भी डाल सकता हूँ, मैं ए भी डाल सकता हूँ, मैं एच भी डाल सकता हूँ, राइट? तो बताओ मेरा आंसर क्या आएगा? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो बेटा ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3, नीचे फैक्टोरियल में 2 है तो ये 2 फैक्टोरियल पे रुक जाएगा, इसको काट देंगे। ये 5 4 20, 23 60, 60 बन सकते हैं डिफरेंट वर्ड्स। समझ आ रही है? मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया आर ए एच, एक ये हो गया, आर एच ए ये हो गया, आर यू एल ये हो गया, आर एल यू ये हो गया, आर एच एल ये हो गया। ऐसे मैं कितने बना सकता हूं? सर कितने? एग्जैक्ट आंसर आपका 60 आएगा अगर आपने सारे बना दिए तो। बात समझ आ रही है? सर अगर अगर मेरे को ऐसा करना होता, अगर मुझे ऐसा करना होता कि 5 में से 5 ही लेने, तो भैया फिर 5P5 हो जाता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देर आर मैनी, मतलब ये हमने परमुटेशन आपको सिखाया कि कितने तरीके से हम उसके वर्ड्स को बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर ये तो था परमुटेशन, बट परमुटेशन में मैं आपको बता रहा हूं, जैसे सपोज ए ए जी, आग, अब इससे कितने बन सकते हैं वर्ड? ठीक है सर, अब बनाए तो देखो ए जी हो गया, तीनों यूज करने, ठीक है। ए जी ए हो गया, जी ए हो गया। अब आप बताओ तो और कोई बन सकता है क्या? बताओ सर। जो गोवा वाला था, एक बार गोवा का एग्जांपल दोबारा लिखो भैया। GOA, GAO, AOG, AGO, ठीक है, OAG, OGA। सर इसमें तो 6 बन रहे थे, इसमें हमने पूरी कोशिश कर ली, इसमें तो 3 ही बन रहे हैं। समझ आ रही है? तो जब ये होता है, जब लेटर सेम होते हैं, तो हमने इसमें फॉर्मूला लगाया 3P3, तो मेरा जो आंसर आया था वो 6 आया था। यहां पे मैं जो फॉर्मूला लगा रहा हूं, यहां पे बच्चों जो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो ये फॉर्मूला नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे जो लेटर हैं वो रिपीट कर रहे हैं। तो अगर रिपीटेशन होती है लेटर की, समझ आ रही है, तो हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है n फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीटेशन होती है। अगर रिपीटेशन तो ये P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, ऐसे हो गया, ठीक है, अप टू Pn फैक्टोरियल।
सर ये क्या है, ये समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला है, जैसे सपोज n का मतलब क्या हो गया, टोटल कितने हैं ऑप्शंस, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे ये इसमें रिपीट कौन कर रहा है सर, a रिपीट कर रहा है, कितनी बार सर, 2 बार। तो मैं इसको, ये P1 मेरे लिए 2 हो गया, P1 मतलब कितनी बार कोई लेटर रिपीट कर रहा है, तो ये 2 बार रिपीट कर रहा है, तो मैं लिख दूंगा 2 फैक्टोरियल। समझ आई? और कोई रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो बस यही आंसर है। तो देखो इसका आंसर क्या हो गया, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये कट गया तो आंसर 3 आया। देखो 3 आंसर आ रहा है, बात समझ आ रही है? मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला तब लगाएंगे, ये एनपीआर वाला फॉर्मूला तब लगाएंगे जब सारे लेटर अलग अलग हैं। लेकिन अगर कोई रिपीट हो रहा होता है तो उससे दिक्कत क्या होती है कि भाई ये इस ए को मैंने इधर लिख दिया, इस ए को मैंने इधर लिख दिया, क्या अब इसके बाद मैं इस ए को इधर लिखूं और इस ए को इधर लिखूं और ये लिख दूं, तो भैया क्या ये डिफरेंट हो गए क्या? सर ये तो अभी भी सेम है, ए जी ए जी, ए तो यही है ना, राइट। तो हम इसको आगे पीछे नहीं कर पा रहे क्योंकि सेम थे, इसलिए हमारे जो आंसर है वो कम है, इसलिए हमारा ये फॉर्मूला लगता है। ये बस आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जनरली आपको जो एनपीआर वाला फॉर्मूला है वो काम आएगा, फैक्टोरियल काम आएगा, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बट मेरा मकसद है कि मैं आपको नॉलेज दूं तो पूरी नॉलेज दूं। अब देखो एक एग्जांपल और देता हूं, ठीक है। जैसे सपोज एक वर्ड है मिसिसिपी, ठीक है, ये वर्ड है मिसिसिपी। अब अगर मैं आपसे पूछूं भैया इससे कितने वर्ड्स बन सकते हैं डिफरेंट, तो सर आप ये बोलोगे सर इसमें भी वही दिक्कत आएगी, देखो एस एस रिपीट हो रहे हैं, आई रिपीट हो रहे हैं, पी रिपीट हो रहे हैं, तो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऊपर ये वाला फॉर्मूला लग गया जब रिपीटेशन होती है 11 फैक्टोरियल। नीचे एम रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, छोड़ दो। आई रिपीट हो रहा है कितनी बार? 4 बार, तो ये 4, ये रिपीटेशन आ रही है, बस समझ आई। P1 P2 P3 ये रिपीटेशन है। आई हमने लिख दिया, एस रिपीट हो रहा है, हाँ सर एस 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल लिख दिया। फिर आई रिपीट हो रहा है, सर आई का तो लिख ही दिया ऑलरेडी, तो बार बार नहीं लिखेंगे। फिर एस का भी लिख दिया, पी का नहीं लिखा, तो पी के हो गए 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा उतने नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे यूजिंग द वर्ड मिसिसिपी। समझ आ रही है? वो उससे हम क्या बनाएंगे, मिसिसिपी। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो ये तो बच्चों मैंने आपको समझा दिया थोड़ा परमुटेशन के बारे में। तो परमुटेशन कहाँ यूज होता है? व्हेन ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। समझ आ रही है? ऑर्डर जहां पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका बेसिक एग्जांपल मैंने आपको एटीएम का पिन नंबर दे दिया भैया, उसमें ऑर्डर से खेल खाल नहीं करोगे। समझ आ रही है? अगर आप अपने मोबाइल का भी पिन लगाते हो और उसको कुछ टाइम गलत डाल देते हो, 3-4 बार अगर गलत डाल देते हो तो वो भी ब्लॉक हो जाता है, वो भी कहता है कि भैया 1 घंटे बाद ट्राई करना, ठीक है। अब आता है कॉम्बिनेशंस। तो मैंने आपको परमुटेशन समझाया, अब मैं आपको समझा रहा हूं भैया कॉम्बिनेशन क्या होता है। सर कॉम्बिनेशन होता है जैसे एक टीम है, टीम में एक प्लेयर है राहुल, एक है गगन, एक है गौरव, ये टीम है। अब सर इस टीम में मैं गगन को इधर लिख दूं और राहुल और गौरव, तो बताओ क्या ये टीम अलग हो गई? क्या ये टीम अलग हो गई? सर अलग नहीं हुई, ये तो वही टीम तो है। अरे भाई इसीलिए यहां पे हम क्या यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन। व्हेन ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हेन ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे आप तंबोला खेलते हो ना, तंबोला में क्या होता है कि भैया जिसके फर्स्ट लाइन बन जाएगी वो सपोज 100 रुपए जीतेगा। अब फर्स्ट लाइन में आपका और जो पहला नंबर आया वो सबसे लास्ट वाला निकला, दूसरा आया वो बीच वाला निकला, तीसरा आया फिर वो, तो कैसे भी ऑर्डर में निकले सबसे पहले लाइन पूरी होनी चाहिए, और लाइन पूरी हो गई तो वो वहां पे क्या यूज होता है, कॉम्बिनेशंस। क्या यूज होता है बेटा, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है एनसीआर। क्या होता है, एनसीआर। तो एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। क्या यूज होता है,
n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। तो बस आपको ध्यान रखना है परमुटेशन कहाँ लगना है और कॉम्बिनेशन कहाँ लगना है। बाकी आगे जहां जहां क्वेश्चन आएगा मैं आपको समझाता रहूंगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अब प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में बेटा चलो पहले मैं कुछ बता दूं कि भैया सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस भाई, अगर मैं सैंपल स्पेस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फॉर्मूला होता है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होता है ना, वो कहां से पता लगता है, वो सैंपल स्पेस से पता लगता है भाई। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं एक सिक्के को दो बार उछाल रहा हूं, अगर मैं एक सिक्के को दो बार उछाल रहा हूं तो बताओ सैंपल स्पेस क्या हो गया। सर हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। तो ये मेरे पास टोटल ऑप्शंस है। तो भैया जो ऑप्शंस को अगर मैं लिख लूंगा ना तो वो सैंपल स्पेस बन जाता है। और अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, अगर मैं एक सिक्के को दो बार उछाल दूं, दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, दो हेड कितनी बार आ रहे हैं सर, ये है ना, तो एक ही है ना। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 4। तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी इज 1/4, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो भैया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सैंपल स्पेस से पता लगते हैं। उसको अगर मैं लिखूंगा ना तो उसको ऐसे लिखूंगा, सैंपल स्पेस ये आ रहा है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉइन डाइस इन सब के बारे में मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं आपको। ठीक है, इन सबको मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। ठीक है, चलो अगर मैं एक सिक्के को एक बार उछालता हूं तो आप बताओ सैंपल स्पेस क्या होता है। सर सैंपल स्पेस होता है टू रेस, देखो एक सिक्के को एक बार उछालता हूं तो 2⁻1 क्या हो गया, 2। समझ आई। तो आपने आंसर सोच लिया होगा मन में, हेड और टेल होता है। मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, 2 का आधा क्या होता है, 1। तो एक बार हेड एक बार टेल, समझ आ रही है, 2 का आधा 1, तो एक बार हेड एक बार टेल, ये मेरा सैंपल स्पेस आ गया। ठीक है, तो सर ये 2 कैसे लिखा, एक सिक्के के दो पहलू हैं भाई, साइड, दो साइड होती है ना, वो साइड को इधर लिख रहा हूं, कितनी बार उछाल रहे हैं, एक बार, तो 2⁻1 लिख दिया मैंने। तो 2⁻1 2 होता है, 2 का आधा 1 होता है, तो 1 बार हेड 1 बार टेल। सर अगर मैं एक सिक्के को दो बार उछालूंगा, देखो ये 2 क्या शो कर रहा है, दो साइड, एक सिक्के में दो साइड होती है, और कितनी बार उछाल रहा हूं, दो बार उछाल रहा हूं, समझ लो। जैसे एक सिक्के को एक बार उछाला फिर दूसरी बार उछाला, तो बताओ क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं। सर पहले वाले में हेड आया, दूसरे वाले में हेड आया, पहले वाले में हेड आया, दूसरे वाले में टेल आया, पहले वाले में टेल आया, दूसरे में हेड आया, पहले में टेल आया, दूसरे में टेल आया। तो भैया आपने बताया सर 4 ऑप्शंस हैं, जो आपने बताए सही है, बट मैं उसको किस तरीके से लिख रहा हूं देख लो। 4 का आधा क्या होता है, 2, तो 2 बार ऐसे लिखना है, 2 बार हेड और 2 बार ही टेल। फिर 2 का आधा क्या होता है, 1, 1 तक जाना है हमें, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। बस ये मेरे ऑप्शंस आ गए। सर ये तो हमें आता ही था। अरे भाई अब आपको दिक्कत आनी शुरू होगी, तो वहां पे हमारे ये ट्रिक काम आएगी। एक सिक्के को अगर मैं 3 बार उछाल रहा हूं तो कितने ऑप्शंस होंगे, सर 8, 2⁻3, कुछ बच्चे बोलते हैं 6। भैया थोड़ी सी मैथ्स हमें स्ट्रॉन्ग रखनी है अपनी,
2/3 का मतलब 2 × 2 × 2, क्योंकि मैं जैसे पढ़ाता ही रहता हूँ ना, तो बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ इस गलती को। तो ये 2 × 2 × 2 है, 2/3 का मतलब 8। 8 का आधा क्या होता है? 4। तो अब आप क्या लिखोगे? 4 बार हेड और 4 बार टेल। 4 का आधा 2, तो 2 बार हेड 2 बार टेल, ऐसे चलाते जाओगे, 2 बार हेड 2 बार टेल। सर 2 का आधा क्या होता है? 1, तो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। तो ये आपके ऑप्शंस आ गए कि भैया अगर एक सिक्के को 3 बार उछालूंगा तो HHS आ सकता है, HHT आ सकता है, HTHT, ये सारे ऑप्शंस हैं, 8 ऑप्शन, कोई गलती नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको मैनुअली करने लगोगे तो पहली बात तो टाइम वेस्ट करोगे, और जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे ढंग से लिख पाओ, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन रहती है। सर अगर अगर 2/4 होगा, एक सिक्के को 4 बार उछालूंगा तो भाई 16, 16 का आधा 8, 8 बार हेड 8 बार टेल, 8 का आधा 4, 4 बार हेड 4 बार टेल, 4 4 4, 4 का आधा 2, 2 बार हेड 2 बार टेल 2 बार हेड चलता रहेगा। फिर 2 का आधा 1, 1 बार हेड 1 बार टेल 1 बार टेल चलता रहेगा। आपके मतलब आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है भाई, आपका आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। तो मैंने समझाया कि भैया जो हेड होता है, सॉरी, कॉइन्स के केस में क्या क्या हमारा सैंपल स्पेस हो सकता है। नाउ लेट अस मूव टू द कंसेप्ट ऑफ डाइस। ठीक है, डाइस देखिए ना, लूडो, ठीक है, लूडो लूडो खेलिए, तो उसमें वो होता है ना 1 2 3 4, है ना, 6 आता है, एक पे गिट्टी खुलती है, 6 पे खुलती है। तो अगर मैं डाइस की बात करूं, तो अगर मैं 1 डाई, सिंगल को डाई बोलते हैं, प्लूरल को डाइस बोलते हैं, ठीक है, तो अगर मैं एक डाई को उछालूंगा एक बार तो कितने ऑप्शन बनेंगे? सर 6। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। सर अगर मैं एक डाई को 2 बार उछालूंगा तो कितने ऑप्शन बनेंगे? 36। समझ आ रही है? ये बनाना बहुत जरूरी है भाई। 36 कैसे बनेंगे? पहली में 1 आया और दूसरी में 1 आया, फिर 1 आया, दूसरी में 2 आ सकता है, पहले में 1 फिक्स कर देंगे, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर आएगा 2 1, है ना, पहले में 1 फिक्स कर दिया, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 चला दिए, फिर दूसरी बार 2 फिक्स कर दिया, तो ऐसे। तो ये एक प्रॉपर पैटर्न है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। मैं क्योंकि एक बार लिखना है तो मैं लिख रहा हूं सारे, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये सब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 2, चलो यहीं पे हम बात करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 2 इफ वी थ्रो अ डाइस ट्वाइस, राइट, अ डाई ट्वाइस, अगर मैं 2 बार उछालूं तो ये वाला केस है, तो सर सम 2 तो यहाँ पे आ रहा है, 1 + 1 2, और कहीं नहीं आ रहा, तो हाउ मेनी फेवरेबल क्या हो गया? 1, क्योंकि एक ऑप्शन है ना 1, टोटल कितना है? 36, तो 1/36। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 3? समझ आ रही है? 3 किस में आ रहा है? सर इन दोनों केस में आ रहा है बस, और किसी केस में नहीं आ रहा। 1 + 2 3, 2 + 1 3, और बड़े आएंगे या छोटा आएगा, इसका मतलब 2/36। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 4? तो ये तीनों हो गए, तो 3/36। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 12? सर 12 तो 6 + 6 12 यहीं आ रहा है, तो 1/36। तो ऐसे मैं कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ,
तो आपको क्लियर होना चाहिए। एक तो ये टेबल भी ना आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैंने पूरी टेबल बनाई है। और मुझे उम्मीद है कि भैया जो भी मैं करा रहा हूं वो सब आप रिटर्न जरूर कर रहे हो। अगर आप केवल सुन रहे हो तो पहली बात तो वीडियो बोरिंग लगेगी, कोई सेंस नहीं बनेगा, कुछ रिटेन नहीं रहेगा। यू हैव टू मेक द नोट्स वट एवर आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। ओके, चलो, ये मैंने आपको इसके बारे में बताया। अच्छा, ऐसे ही इन्होंने बता रखा है कि भैया सिंपल इवेंट क्या होता है। अगर एक ही होता है तो उसको सिंपल इवेंट बोलते हैं, ठीक है। मगर अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसमें ए मैं कोई इवेंट ले रहा हूं, ये 2 हो गया, और बी का मतलब सपोज इवन नंबर हो गया 2 4 6, तो जो ए है वो सिंपल इवेंट है, जो बी है उसमें एक से ज्यादा इवेंट है तो कंपाउंड इवेंट है, राइट। सर्टेन इवेंट जो श्योर होता है, श्योर इवेंट भी बोलते हैं उसको। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर इफ वी थ्रो अ डाई, अगर मैं एक डाई को उछालता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर, सर नेचुरल नंबर ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 सारे नेचुरल होते हैं। तो फेवरेबल क्या हो गया 6 डिवाइड बाय टोटल कितना हो गया, टोटल तो 6 है, तो 6 डिवाइड बाय 6 क्या हो गया 1। तो जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है बच्चों। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, और मिनिमम क्या होती है 0। तो प्रोबेबिलिटी को ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होती है, या 1 होती है 1 से छोटी होती है। 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, 0 भी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 7, तो बताओ सर फेवरेबल कितने हैं, सर फेवरेबल तो है ही नहीं, 0 हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 0, टोटल कितने हो गए 6, 0/6 क्या हो गया 0। समझ आ रही है। अगर मैं ऐसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1, तो ये हो गया 1/6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2, तो 1/6, क्योंकि 2 भी एक ही ऑप्शन है, राइट, 1/टोटल 6। ठीक है बेटा, ये हमने समझा है प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा क्योंकि इन्होंने सेट्स वगैरह के बारे में बता रखा है और ये सारी चीजें यूज होती हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको इसके जो बेसिक्स में सेट्स भी आता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेट, ठीक है, ये भी 11th क्लास का चैप्टर होता था सेट्स, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज एक इवेंट है, ठीक है, 1 2 3 4, और बी है 3 4 5 6। तो ठीक है, ये 2 इवेंट है, ए का मतलब 1 2 3 4 आना, बी का मतलब 3 4 5 6 आना। अगर कोई आपसे पूछे ए यूनियन बी क्या होता है, ये जो सिंबल होता है यूनियन का होता है बच्चों, ठीक है। जो जो चीजें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में यूज आने वाली हैं और जो जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे समझाना चाहिए, मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब हो गया दोनों का यूनियन, तो भैया मिला दो, दोनों को मिला दो, 1 2 3 4। सर 3 4 तो इधर भी आ रहा है भाई, बार बार नहीं लिखना, आ गया ना, खत्म। 5 6, तो इसका मतलब इन दोनों के एलिमेंट इधर है। कोई कह सकता है कि सर कोई एलिमेंट छूट गया, सर 4 छूट गया, नहीं भाई 4 तो आ गया। सर ये वाला आ गया बट ये, अरे भाई 4 तो 4 होता है, समझ आ रही है। 5 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, सारे एलिमेंट आ गए, तो उसको यूनियन बोलते हैं। यूनियन मतलब यूनियन, मिला दिया, समझ आ रही है। सर इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। जैसे ये लाइन होती है ना, ये लाइन और ये लाइन, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, तो ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे भी है, ये इस लाइन पे भी है, इसलिए इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसलिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन है। तो बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, अगर मैं ए और बी में देखूं कॉमन क्या है, सर 3 और 4 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 3 और 4। समझ आ गई। सर इसी से एक फॉर्मूला बनता है, मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सर ये कैसे हुआ, मैं अलग अलग कलर के पेन से दिखा देता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होगा, देखो मैं एलएचएस में कितना आंसर आ रहा है, सर ए यूनियन बी में 6 आए, तो ये 6 है।
अब मैं आरएचएस को अलग पेन से सॉल्व करता हूं। भैया आरएचएस को सॉल्व करो, बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना था, 4, बी में कितने थे, 4। तो भैया क्या ए यूनियन बी में 8 आंसर आए हैं क्या? सर 8 तो नहीं थे, 6 ही थे ना ए यूनियन बी में। समझ आ रही है? हमने उनको मिलाए तो 4 और 4 8 थोड़ी हो गए, 6 ही है। सर 6 कैसे आए, ये तो 8 है। अरे भाई 3 और 4, 3 और 4 2 बार आ रहा था, तो मैंने क्या कर दिया, 4 और 4 8 तो कर दिए। अब जो चीज बार बार रिपीट हो रही थी उसको एक बार माइनस कर दिया, 2 बार आ रहा था ना, एक बार माइनस कर दिया। ये मैंने गलती कर दी, बट इस गलती को मैं सुधार रहा हूं कि जो ये रिपीट आया था ना, ये इधर भी आया था इधर भी आया था, तो एक बार वाले को माइनस कर दो। ये 2 बार इधर दोबारा रिपीट हो गया ना, इसको माइनस कर दिया। तो देखो 4 + 8 4 8 -2 6, तो ये दोनों का आंसर 6 और 6 बराबर आ रहा है। तो मेरा कहने का समझाने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। समझ आ गई? ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है? ये दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है? अब एक बात और सुन लो भाई, सुन लो ध्यान से, ध्यान से सुन लो एकदम, कि भाई यही फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का भी है। ये लिख लो, क्योंकि इसके बाद मैं इसी के ऊपर ओवरराइट कर रहा हूं। यही फॉर्मूला हम प्रोबेबिलिटी का बनाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जो सेट्स में हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वही सेम फॉर्मूला हम प्रोबेबिलिटी के लिए यूज करेंगे। समझ आ गई? ठीक है। अब हम ये हमने सीख लिया, ये सारी चीजें हमने कर ली। चलो सेट्स में मैं इसमें थोड़ा सा वेन डायग्राम भी समझा रखा है, बट चलो वेन डायग्राम का इतना यूज नहीं है, ठीक है? चलो कोई नहीं, मैं आपको वेन डायग्राम भी थोड़ा सा 1 मिनट का काम है, समझा देता हूँ, ठीक है? अगर मैं यही वाला एग्जांपल लूं तो वेन डायग्राम क्या होता है बेटा, ये ए है ये बी है, ठीक है? ए है और ये बी है। तो ए में कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4। ए में कितने थे बेटा, 1 2 3 4। तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4, इधर लिख रहा हूँ। क्यों क्यों? आपको पता है 3 4 बी में भी आ रहा है, तो इसका मतलब जो ए और बी का बीच वाला हिस्सा ना 3 4 उधर लिखना है। और बी में क्या 3 4 5 6। सर 5 6 को अंदर नहीं ले सकते, नहीं भाई कॉमन है, ये वाला एरिया कॉमन है। समझ आ रही है? ये वाला एरिया क्या है, कॉमन, ठीक है? तो ये 3 4 मैंने ऐसे लिख के क्या शुरू कर दिया, 1 2 3 4 ए में आ रहा है और 3 4 5 6 बी में आ रहा है, और 3 4 एक ऐसी चीज थी जो ए में भी आ रहा है और वो बी में भी आ रहा है। बस अगर मैं ए यूनियन बी को सिलेक्ट करूं, ए यूनियन बी, तो मैं आपको बता रहा हूं, चलो मैं ग्रीन पेन से करता हूं। तो ए यूनियन बी को मैं सिलेक्ट करूंगा तो जो ग्रीन वाला एरिया है ये सारा ए यूनियन बी है। समझ आई? और जो येलो वाला एरिया था वो आपका ए इंटरसेक्शन बी था, ठीक है? वो आपका क्या था बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ वेल्च, अच्छा ये मैं कार्ड्स तो भूल ही गया भाई, कार्ड्स भी समझाने थे। तो मैंने आपको क्या समझाया, कॉइन, मैंने आपको डाइस, और अब मैं आपको समझा रहा हूँ कार्ड्स। कार्ड्स, एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स, ठीक है? 52 कार्ड्स 26 और 26 दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है? 26 क्या होते हैं सर, रेड, और 26 होते हैं ब्लैक कार्ड्स। जो रेड कार्ड होते हैं वो भी आगे 13 और 13 में डिवाइडेड होते हैं, और जो ब्लैक होते हैं वो भी आगे 13 और 13 में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है? सर ये 13 क्या होते हैं, ये होता है हार्ट, ये होता है डायमंड, ठीक है? ऐसा ऐसा
डायमंड का सिंबल होता है, ठीक है, ठीक है। एक ये पान का पत्ता होता है और ये ऐसे कुछ होता है, ठीक है। स्पेड और क्लब, ठीक है, हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब, ठीक है। सर ये क्या क्या होते हैं? सबसे छोटा पत्ता ना 2 होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जे, क्यू, के, ए, ठीक है। मेरे साथ साथ जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उनका जवाब देते रहना है। सर ऐसे ही इधर भी होता है, सेम 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 सेम। सर ऐसे इधर भी होता है, सर ऐसे इधर भी होता है। समझ आ रही है? मतलब ये 2 का पत्ता होगा जिस जिस जो रेड कलर का होगा और उसमें हार्ट छपा होगा। ये वाला जो 2 का पत्ता है सेम ऐसे ही 2 3 ऐसे चलता रहेगा, 2 3 ऐसे चलता रहेगा। समझ आ रही है? सर ये 2 का पत्ता ये रेड कलर का होगा, इस पे डायमंड ये वाला सिंबल बना होगा, डायमंड। सर ये 2 इस पे 2 लिखा होगा, बट ये ब्लैक कलर का होगा और इस पे स्पेड बना होगा। ये भी इस पे ये 2 इस पे भी इस पत्ते पे 2 लिखा होगा और ये ब्लैक कलर का होगा, इस पे क्लब बना होगा। समझ आई? तो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं भैया, अच्छा जे क्यू के, भाई ये ध्यान रख लो, जे क्यू के, जे क्यू के ये तीनों फेस कार्ड होते हैं। क्या होते हैं ये? फेस कार्ड होते हैं, क्योंकि इस पे फोटो छपी होती है। समझ आ रही है? जो, ठीक है, जोकर, क्वीन, किंग एज ए, ठीक है, जैक, क्वीन, किंग, ये फोटो छपी होती है, ठीक है। ए का मतलब होता है एस, ए का मतलब क्या होता है? एस, ठीक है। एस इज नॉट अ फेस कार्ड, एस को इक्का बोलते हैं, फेस कार्ड नहीं होता, इस पे फोटो नहीं छपी होती। समझ आ रही है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, तो आप बोलोगे एस कितने होते हैं टोटल? 1 2 3 4, 4/52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एस, तो रेड एस तो 2 होते हैं, तो 2/52। अगर मैं पूछूं ब्लैक एस तो 2/52। अगर मैं पूछूं रेड, सॉरी, अगर मैं पूछूं एस ऑफ रेड, ऑफ हार्ट, ठीक है, एस ऑफ हार्ट, तो सर हार्ट वाला एस तो एक ही होता है। समझ आ रही है? अगर मैं पूछूं फेस कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, सर 3 + 3 + 3 + 3 12, 12/52। अगर मैं पूछूं रेड फेस कार्ड, तो भाई रेड फेस कार्ड तो 6 होते हैं। ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हैं तो मेरे ख्याल से कार्ड्स वाले क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी क्वेश्चन तो हम आगे करते चलेंगे, क्वेश्चन तो हम आगे करते चलेंगे। और अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर देंगे प्रोबेबिलिटी, जिसमें सारी चीजें आपके कंसेप्ट आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है बेटा? तो आज की क्लास कंसेप्चुअल क्लास थी, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी, और उसके बाद जो हम आगे वाली चीजें करने लगे उसमें ये वाले कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट काम आएंगे। ठीक है बेटा? चलो, थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।